Today our topic is research proposal. रिसर्च प्रपोजल पे हम लोग बात करेंगे, तो उससे पहले हम बात करते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि राइटिंग क्या होती है। शाबाश, एनीवन फ्रॉम यू, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन इट? मोस्टली पीपल, हाँ, एक्सप्रेस द आइडियाज इन रिटन फॉर्म। हसनैन, गुड, ये अच्छा है। और भी बोलें कोई? हम्म। मैंने कहा कि रिटन फॉर्म की बात हो रही है। रिटन फॉर्म। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे आप लोगों के? रिजवान, क्या हाल है? इदा ही इदा जी, साड़ियाँ कादियां इदा। हम लोग तो घर में मिर्ची मसाला और जो है ना, ऐसी चीजें लाकर ही बस ईद मनाते हैं, और दूसरों को खुश देखकर हमारी ईद हो जाती है। यार मेरा मकसद सिर्फ मिर्ची लाना नहीं है, उसमें सवैयां भी शामिल है। उसमें कस्टर्ड भी शामिल है। जब मैं लेने गया हूँ तो सारा कुछ ही लेके आया हूँ। वो तो जो है ना, चीजें मैंने दो तीन करवाई हैं। नहीं नहीं नहीं, उसमें वो सारी चीजें थी। बरकैफ बरकैफ हमारी ईद तो इसी में है कि जब हम देखते हैं बच्चों को घर में सारी खुश और खुशबाश और हंस खेल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में अपनी खुशी जो थी, जो बचपने में और हमने देखी है ईदों पे, उसकी निस्बत ये ज्यादा मजेदार और ज्यादा प्लेयरेबल होती है हमारे लिए। और इसकी अपनी खूबसूरती होती है और ज्यादा मजा आता है बच्चों को हंसता खेलता नाचता खेलता खुश होता हुआ देखना। तो आई थिंक यू आर अवे फ्रॉम practical experience of such such I think, but we have practically continually doing such a work in this time. So we are enjoying such a way. I think it's a process. It's a system of life. I enjoy lots of things. In these days, I think if I compare my player, what I have spent in my childhood, that was also so much a good time. But I think to see the smiling faces, I think particularly our family, so it's a much pleasurable. It's a beautiful sight. We enjoyed, are enjoying in this time. So it's a good thing for us. I think it's a good experience. Enjoying more than I got experience of a playable and celebrating Eids at that time. If I try to compare, I think in these days I am enjoying better. जी, आप लोगों के हाल भी ऐसे ही हैं? नहीं, आप तो दरमियान में जा रहे हैं ना, ना बचपना है और ना, और आप लोगों के ऊपर तो टफ टास्क है। आपके ऊपर तो मुश्किल मुश्किल तलवार आ रही है। तो आप लोगों की खुशियां तो ठीक है, खुशियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। या बचपने में ज्यादा आता था मजा, या इस वक्त आता है देखकर, या खुद बनाने में, या देखकर? और आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कैसा गुजरा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो दरमियाने लोग हैं, ये तो अब वैसे ही कश्मकश में पड़े होते हैं ना। इनको नहीं पता होता कि हम पीछे हैं या आगे हैं। शायद आप लोगों की कोई और राय आ रहा हो इस मामले में। मेरा तो यही ख्याल है। क्या ख्याल है मरियम, क्या हाल है बच्चे? ऐसे ही है? बिल्कुल। ऐसे ही ऐसे ही। ये पता नहीं क्या होने वाला है, इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं इस उम्र में लोग।
अच्छा जी। अच्छा, सवाल ये उठाया था मैंने कि व्हाट इज राइटिंग। आप रिटन फॉर्म में अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना राइटिंग कहलाता है। हाँ, राइटिंग क्या होती है? जी जी। नॉन नहीं, कि मैंने रिटन फॉर्म तो नहीं आती नॉन वर्बल में। वर्बल तो ही तो राइटिंग होती है। तो नॉन वर्बल तो इशारों की जुबान और ये सारी इस चीज के अंदर आएगी हम लोग। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम वर्बल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। ये भी ठीक है। और फिगरेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल, इस्तारा, सिमिली, मेटाफर और ये सारी चीज़ें जो कि आप कॉमन स्पीकिंग में नहीं करते, जबकि रिटन फॉर्म के अंदर कर लेते हैं। क्योंकि कॉमन बोलने में तो हमें आम सिंपल लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती है, रिटन फॉर्म के अंदर काफ़ी मुश्किल वर्डिंग भी आप लोग कर लेते हैं। हम्म। अच्छा, ये वे ऑफ राइटिंग, लिखने के तरीके, एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मजमून की शक्ल में, इसकी अपनी फॉर्म होती है मजमून की। और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं रिटन फॉर्म? हम्म। हाँ, शाबाश, क्या बता रही थी मरियम? आपकी आवाज़ कट गई थी, कुछ चीज़ों की समझ आई है। थीसिस बताया है, आर्टिकल्स बताए हैं। हम्म। डिफरेंट, शाबाश। हाँ, मरियम की आवाज़ बड़ी कट के आ रही, पता नहीं नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी है। हाँ जी। इसका अपना स्ट्रक्चर, शाबाश, अपना जो स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्ट्रक्चर, बनावट, साख्त, हर एक की डिफरेंट होती है। वो शेप्स हैं, वो मुख्तलिफ बन चुकी हैं, बुक की शक्ल में, शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में, नावल की शक्ल में। तो इनमें से कुछ फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, लेटर है, कवर लेटर्स, या जो भी। रिटन फॉर्म की तरफ हम आ रहे हैं, पहले हम रीडिंग की तरफ रहे थे। रीडिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन गेट skills, particularly in reading. In previous before midterm we have read, and now we are going to read about the way of writing and getting the skill in writing, particularly forms of writing, and getting a skill particularly in writing. So, अच्छा, हर चीज की, हर की अपनी एक बनावट होती है। जैसे मरियम ने बताया कि वो नावल की अपनी शेप, फॉर्म, बनावट, स्ट्रक्चर जैसे बता दिया गया है। लिसानियात ने कि इसकी ये शक्ल होनी चाहिए, हम लोग उसकी उस तरह की शक्ल देखते हैं। नावल की अपनी शक्ल है।
शॉर्ट स्टोरी की अपनी शक्ल है, लेटर की हम लोग देखते हैं। तो अच्छा, हमने ये डेफिनेटली कभी नहीं सीखा कि कुछ चीज पढ़ने लगते हैं, बस पढ़ने ही लग जाते हैं, उसके अंदर कभी नहीं गौर किया कि इसकी किस तरह की शक्ल है, बनावट क्या है, इसके शुरू में क्या है, पहला पैराग्राफ कैसा था, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, आखिरी में क्या होना चाहिए, पहले में क्या होना चाहिए। ये चीज़ों के ऊपर हमने कभी मेरे ख्याल में वो नहीं देखा, बस करने लग जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि अच्छा इसकी शक्ल ये है, शुरू में कभी नहीं गौर किया। अच्छा, इन दिस टाइम we are going to read about the proposals। प्रपोजल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसके कोई नोट्स आप लोगों को मैंने सेंड कर दिए हैं, वो आप लोगों को मिल गए हैं? हेलो। अच्छा ठीक है। हाँ, शुरू में होगा काइंड्स ऑफ प्रपोजल्स, यहाँ पर हम लोग जो है ना इसको पढ़ेंगे। अच्छा, प्रपोजल की बात करें, प्रपोजल क्या होता है? तो आपके ख्याल में, आपके माइंड में क्या है, इसके बारे में क्या तस्वर है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? प्रपोजल्स, हम लोगों ने एक फॉर्म पढ़नी है, प्रपोजल की फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, किस तरीके से हम प्रपोजल लिख सकते हैं, और उसके अंदर कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन से होने चाहिए, और उन उन कंटेंट्स में हमने क्या लिखना है। व्हाट इज प्रपोजल अकॉर्डिंग टू योर माइंड, एंड व्हाट आर द कंसेप्ट? हम्म। अपने थॉट्स को, अपने थॉट्स, हाँ वो तो खैर वैसे। हम्म, थॉट्स आएंगे, ठीक है। और शाबाश। नहीं, सवाल मेरा बच्चे, वो तो ठीक है कि हर चीज के अंदर आप अपने थॉट्स ही देते हैं, चाहे लेटर की शक्ल में है, चाहे ऐसे की शक्ल में है, चाहे प्रपोजल की शक्ल में है, वो तो हो गया। प्रपोजल क्या होता है? जी। नहीं, वो तो बच्चे हाँ, फॉर्म। अच्छा, प्रपोजल हम लोग आम जिंदगी में सुनते हैं, सुन चुके हैं हमारी आम लाइफ के अंदर, कि वो जी उसके लिए शादी का प्रपोजल आया है, सुना है ना कभी? तो जी, हेलो। हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में, हमारी कॉमन लाइफ के अंदर, कि वो जी फलां के लिए प्रपोजल आया है। एक्चुअल वो है प्रपोजल, उसके अंदर ये चीज होती है कि वो फलां बंदा जो लेके आता है, वो एक शादी का प्रपोजल लेके आता है। एक्चुअल वो तजवीज होती है, लड़के वाले लेके आए कि हम ऐसा ना कर लें। एक्चुअल वो प्रपोजल ऐसे है कि अगर हम ऐसा कर लें तो हम करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, हम बहन भाई मिल जाएंगे, हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, मिलते रहेंगे, अक्सर मिलते रहेंगे। वैसे जो बहन भाइयों की आपस में बच्चों की शादियां नहीं होती, वो कभी कभार मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस करते हैं कि ये फ्यूचर में हमारा ये चीज़ें होंगी। तो शादी के प्रपोजल के थ्रू। तो ये प्रपोजल भी ऐसा है, यहाँ है रिसर्च प्रपोजल। हाँ, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च, अब हम रिसर्च को डिस्कस करें तो सर्च का मैंने वही तलाश करना है। तो रिसर्च को
दोबारा रिसर्च करना है, यानी सर्च की हुई चीज को दोबारा रिसर्च करना, दोबारा उसको देखना, सर्च करना दोबारा उसको, तो इसको रिसर्च कहते हैं। तो प्रपोजल्स से मुराद प्रपोजल ही है, वही तजवीज़ है कि हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च ऑलरेडी हुई है कोई भी टॉपिक के ऊपर, और उसको हम रिसर्च करके तो उसका प्रपोजल हमने देना है कि मैं रिसर्च करूंगा कैसे। रिसर्च का प्रपोजल का मतलब ये है कि मैं प्रपोजल मतलब मैं करूंगा कैसे, तजवीज दे रहा है वो, तो रिसर्च में कैसे करूंगा, तो दैट इज ए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। हेलो, सो तो नहीं गए सब लोग? हेलो। अच्छा अच्छा। अच्छा, हमारी रिसर्च एक्चुअल हमने रिसर्च करनी है, उसके ऊपर एक प्रपोजल बना के देंगे, तजवीज बना के देंगे कि मैंने रिसर्च कैसे करनी है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल किसे कहते हैं, और इसके कौन से कंटेंट्स हैं, कौन से कंटेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और कंटेंट्स की कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होंगी। अच्छा, उसमें पहली लाइन है, प्रपोजल्स आर सेल्स प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ प्रपोजल से मुराद वो कह रहा है कि सेल की प्रेजेंटेशन है, कि मैं सेल कैसे करूँगा। तो ये थोड़ी सी प्रपोजल का ताल्लुक ये कामर्स से है। कामर्स के लोग आप लोग हैं, और आपसे वैसे आई थिंक मोस्टली पीपल जो हैं वो जो कामर्स पढ़ के हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है सेल्स प्रेजेंटेशंस। और हमारी प्रोडक्ट कैसी है, कैसे हम लोग ये चलेंगे, ये सारी जो है इसको सेल्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो कहना चाह रहा है। इजीली क्लासिफाइड इनटू रिसर्च प्रपोजल्स एंड बिजनेस प्रपोजल्स। और इसको उसके दो तकसीम वो कहता है आसानी से किया जा सकता है। ये प्रपोजल को ये दो तरह के होते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल होता है और एक बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं। कारोबारी लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, सिंपली पुट a research proposal is usually academic in nature. Simply put, a research proposal is usually academic in nature. तो सिंपली रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो आमतौर पे एकेडम फितरत के लिहाज से, या आमतौर पे ये एकेडमिक प्रपोजल कहलाएगा। जो सिंपल होता है, जो सिंपली को किसी भी रिसर्च की प्रोडक्ट है, वो हम कहेंगे एकेडमिक है। प्रोफेसर्स आर school for which they work desire to obtain a grant in response to the request or announcement from the government or other agencies। प्रोफेसर या स्कूल फॉर विच दे वर्क, जिसके लिए ये लोग, प्रोफेसर या स्कूल जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, डिज़ायर वो ख्वाहिश करते हैं, टू obtain a grant इन रिस्पॉन्स, कि वो ग्रांट हासिल कर लें जवाब में, टू द रिक्वेस्ट और अनाउंसमेंट फ्राम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ऐलान करके, और अदर एजेंसी। प्रपोजल में इवन अपीयर इन अ फॉरेन लैंग्वेज। प्रपोजल वो कहता है कि वो इंग्लिश ज़ुबान में भी लिखा जा सकता है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, और पंजाबी में भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें नहीं। अच्छा, ये थोड़ी सी उसने एक आइडिया दिया है कि सिंपल जो प्रपोजल होता है वो उसको हम रिसर्च प्रपोजल कह देते हैं, या स्कूल और प्रोफेसर वगैरह लिखते हैं, या एजुकेशन के हिसाब से। और रिसर्च प्रपोजल दूसरा जो है बिजनेस प्रपोजल है, खैर हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और प्रपोजल के अंदर कौन सी कंटेंट्स होते हैं उसकी तरफ हम लोग आ जाएं, तो सबसे पहले है टाइटल पेज। प्रपोजल में जो सबसे पहला होता है
दैट इज द टाइटल पेज। वो टाइटल पेज होता है जो पहले आपने देना है, वो टाइटल पेज का सफ़ा होगा। तो टाइटल पेज में कौन सी चीज़ें होती हैं? टाइटल पेजेस इज प्रपोजल्स आर सिमिलर टू आइदर शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। कहता है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइटल पेज। ऑर्गेनाइजेशन वो मखसूस करती हैं इंफॉर्मेशन को और वो टाइटल पेज में दे देती हैं। सम इवन प्रोवाइडिंग स्पेशल फॉर्म्स दैट समराइज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डेटा। कुछ मखसूस फॉर्म देते हैं और उसको समराइज कर लिया जाता है बुनियादी एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल डेटा में। एज मिनिमम द टाइटल पेज शुड इंक्लूड द टाइटल। टाइटल पेज में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पहले तो आप टाइटल लिखेंगे, उसमें द नेम ऑफ द पर्सन, और उस शख्स का नाम लिखेंगे, आर द कंपनी टू होम द प्रपोजल इज सबमिटेड। उस शख्स का नाम जो प्रपोजल लिख रहा है, और दूसरा उस कंपनी का नाम जिसको ये प्रपोजल जमा करवाया जाएगा। दो लोगों के नाम होंगे टाइटल पेज में। द पर्सन सबमिटेड द प्रपोजल एंड द डेटा, और उस बंदे का नाम जो इस प्रपोजल को सबमिट कर रहा है और डेटा को भेज रहा है। When in doubt, follow the suggestion in chapter 12 concerning the title page for the report। कहता है अगर कोई ये चीज़ों में और कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो 12 चैप्टर को देखने। खैर वो तो किताब से बात कर रहा है। तो टाइटल पेज के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? शाबाश। पहला पेज चैप्टर का हम लिखेंगे प्रपोजल का, वो टाइटल पेज लिखेंगे, उसमें कौन सी चीज़ें होंगी? किसी को समझ आई है तो बताएं, शाबाश। मरियम, कौन सी चीज़ें लिखेंगे टाइटल पेज में हम लोग? टाइटल पेज में कौन सी चीज़ें हम लोग लिखेंगे? कोई भी, एनी वन, शाबाश। हाँ, टाइटल लिखेंगे। जो 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 भी टाइटल आपने देना है, टाइटल लिखेंगे दूसरे नंबर पे। नहीं, प्रपोजल लिखने के लिए ना तो नहीं, ये ऐसे वगैरह नहीं हमने उस तरह करना। प्रपोजल लिखने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं होती। प्रपोजल लिखना ऐसे ही है जैसे किताब को लिखना है। किताब का जैसे टाइटल होता है, जिसने लिखी है, जिसके लिए लिखी है। प्रपोजल में तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि आप यूनिवर्सिटी का यानी आपको टाइटल दिया गया है क्लास के अंदर, तो ये इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, आप उसका टाइटल दे देंगे और फिर आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे और फिर उस अपने इदारे का नाम यानी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिसको आपने ये प्रपोजल लिखकर जमा कराना है। तो ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो टाइटल आप जी। हेलो। जी बच्चे। आवाज़ आप लोगों की बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको
एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, सिनॉप्सिस भी कहा जाता है। अच्छा, आमतौर पे हम दूसरा जो कंटेंट है टाइटल पेज के आगे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का होता है। टाइटल पेज बिल्कुल जिल्द में होता है, सामने बाहर की साइड पे, और अंदर हम जब पहला पेज जिल्द को के बाद पहले पेज पे आते हैं, वहाँ आप सिनॉप्सिस लिखते हैं, या इसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, या इसको आप एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होंगी या एग्जेक्टिव समरी में क्या चीज़ें होंगी, ये जो सिनॉप्सिस एक्चुअल, ये ना एब्स्ट्रैक्ट जो है होता तो पहले ही पेज पे है, लेकिन होता ये पूरे के पूरे प्रपोजल को लिखने के बाद लिखा जाता है। होता शुरू में है। आप प्रपोज एब्स्ट्रैक्ट जो है, या इसको एग्जेक्टिव समरी भी कहा जाता है, तो अ, पूरे का पूरा प्रपोजल कैसे लिखा मैंने, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्ट में दे देते हैं। तो मैंने कहा कि जब आप प्रपोजल किसी का शुरू करेंगे, पहले टाइटल पेज में देख लेंगे, टाइटल में उस बंदे का नाम देख लेंगे, किसने लिखा है, किस अदारे को लिखा गया है, और इसका उन्वान क्या है, वो हमें सामने नज़र आ जाता है टाइटल पेज के अंदर। नंबर टू, अब हम जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखने जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, जिसको एग्जेक्टिव समरी भी कहा जाता है, सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी जो कुछ यू हैव रिटन इन योर प्रपोजल, तो ये पेजेस एक्स्ट्रा में लिखे जाते हैं। पूरा प्रपोजल लिखने के बाद एक्स्ट्रा में डाल लिए जाते हैं जब आप जल्द करवा रहे होते हैं। तो वो टाइटल पेज को के बाद फिर आप एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। तो शुरू में पढ़ने वाले को शुरू में मिलता है, लेकिन लिखने वाला इसको एब्स्ट्रैक्ट को या एग्जेक्टिव समरी को लास्ट पे लिखता है। इवन ब्रीफ प्रपोजल्स शुड हैव एन एग्जेक्टिव समरी। छोटे से छोटा प्रपोजल भी अगर आपने लिखना है तो आपको फिर भी एग्जेक्टिव समरी ही लिखना होती है, या एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है आपने, बिकॉज यू विल बी competing with others for same opportunity. Some evaluators will initially read only the executive summary, seeking to gain a quick overview. इसकी वजह ये होती है एग्जेक्टिव समरी लिखने की कि यू विल बी competing with others, क्योंकि आपका सामना दूसरों से होता है फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी। सम वैल्यूएटर्स, कुछ देखने वाले, रिसर्च करने वाले या आपत्ति से देखने वाले, विल इनिशियली रीड ओनली, वो शुरू में सिर्फ पढ़ेंगे द एग्जेक्टिव समरी, आपकी समरी को पढ़ेंगे, सीकिंग टू गेन आर क्विक ओवर, ताकि वो ओवरव्यू जल्दी जल्दी सेकंडों में आपके पूरे के पूरे प्रपोजल का वो ले लें। इनफैक्ट द एग्जेक्टिव समरी शुड स्पीक फॉर द कंप्लीट प्रपोजल। एग्जेक्टिव समरी को पूरे के पूरे प्रपोजल को बयान करना चाहिए, यानी वो आपकी कंप्लीट प्रपोजल को बयान कर रही हो, बता रही हो उसके बारे में। इट शुड बी एबल टू स्टैंड अलोन, और ये अकेली खड़ी हो जो पूरे के पूरे थीसिस का बता रही हो। एंड इट शुड समराइज हाउ ऑब्जेक्टिव्स विल बी मेट, और इस ये समरी की शक्ल में बता रही हो कि चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, एंड व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड, क्या क्या तरीका स्टेप बाय स्टेप इख्तियार किया गया जाएगा, या गया, एक्चुअल क्या होना चाहिए। बजट फिगर्स आर frequently omitted because proposals abstracts may receive wide distributions. बजट फिगर आप अक्सर नहीं लिखते, क्योंकि जो प्रपोजल्स हैं, abstracts हैं, may receive wide distribution। तो इसके अंदर क्योंकि बजट में फिर वो उस तरीके से ज़्यादा चीज़ें, वसी चीज़ें नहीं दी जाती। Some proposals readers feel that the executive summary is one of the most important parts of the proposal. कुछ प्रपोजल पढ़ने वाले को ये ऐसे लगता है कि जो एग्जेक्टिव समरी है, तो
प्रपोजल के अहम हिस्सों में से ये सबसे अहम हिस्सा है। एंड गिव इट केयरफुली टाइम एंड एफर्ट। ये हिस्सा है एंड गिव इट केयरफुल टाइम, और इसको ज़्यादा टाइम दिया गया है और कोशिश ज़्यादा की गई है इसको लिखने के लिए। तो पढ़ने वाले को ऐसे ही लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें वो एब्स्ट्रैक्ट नज़र आता है। अच्छा भाई, व्हाट इज़ प्रपोजल? शाबाश बच्चे, क्या समझ आई आपको? टाइटल में हम लोगों ने क्या चीज़ देनी है, और एब्स्ट्रैक्ट में या एग्जेक्टिव समरी में आप लोगों ने क्या चीज़ देनी है? शाबाश। ठीक है, शाबाश। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग क्या चीज़ें देंगे जिसको एग्जेक्टिव समरी या सिनॉप्सिस कहा जाता है? क्या चीज़? शाबाश, मैं समझ नहीं आई, क्या आपकी ना आवाज़ कट के आई? जी। मरीम, एब्स्ट्रैक्ट का क्या बताया आपने? कोई और बता दे, शाबाश। हेलो। अच्छा, और दूसरों में से कोई भी नहीं बोल रहा? मरियम बोल रही है और इसकी आवाज़ कट जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं? शाबाश। और क्या आपको समझ आई है? ये कोई भी एक आध लफ्ज़ की अगर समझ आई है तो उसको बता दें। हेलो। अच्छा चलो, एब्स्ट्रैक्ट या एग्जेक्टिव समरी में हम लोगों ने देखा कि ये इसको, ये वो पूरी की पूरी तफसील बताती है कि आपने प्रपोजल में क्या लिखा है, और उसकी पढ़ने वाला ओवरव्यू ले लेता है शुरू में ही। और बाकी तो उसने कहा है कि बल्कि वो तो बहुत सारे जो एवेल्युएटर्स होते हैं वो तो पढ़ते ही एब्स्ट्रैक्ट हैं बस, और वो समझ जाते हैं कि थीसिस में क्या लिखा गया है और किस तरह लिखा गया है, और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग थीसिस में गुजरे हैं। हाँ, ये कह लो कि जो प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट है और थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है। प्रपोजल का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें यही है कि मैं फ़लाँ स्टेप से गुजरा, फ़लाँ से गुजरूंगा, फ़लाँ से गुजरूंगा, फ़लाँ से। वो एक्चुअल प्रपोजल में गागी के विल शेल में हम लिखते हैं मैंने करना है सारा आगे जाकर। तो पहले स्टेप में ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इस तरीके से आप लोग सारी की सारी समरी उसमें बयान कर देते हैं। तो वो एवेल्युएटर्स हैं वो प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये फलां फलां चीज़ें, आगे वाली चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उसी में ही देख लेते हैं सारा कुछ। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर क्वालिटी चाहिए, एक स्किल चाहिए एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए भी ओवरऑल तो। बरकफ हर बंदा अपना माइंड भी लेता है, चला लेता है और कर लेता है। हाँ, आप बताएं शाबाश, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ, शाबाश। जी जी। हम्म। हाँ,
शाबाश। यानी मैं कहाँ से चलूंगा, फिर कहाँ स्टे करूंगा, कहाँ पानी पीऊंगा, कहाँ खाना खाऊंगा, फिर मैंने पहुंचना कहाँ है, फिर वहां से फिर वापस कैसे आऊंगा, किस वक्त आऊंगा, कैसे आना है। और इस तरीके से वो जो नक्शा खींचा जाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, ये एग्जेक्टिव समरी कहा जाता है। क्लियर है? हाँ जी, अगले अगले पॉइंट्स पे आ जाएं। ड्राफ्ट कंट्रैक्ट, ड्राफ्ट बनाना। इन लॉन्ग प्रपोजल्स, प्रपोजल लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। एंड इफ द रीडर इज नॉन हॉस्टाइल, पढ़ने वाला अगर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल एक्चुअली बुखार वो तो दुश्मनी करने वाला है। हॉस्टाइल दोस्त के मानी में, अगर दोस्त है तो ड्राफ्ट कंट्रैक्ट में बी इंसर्टेड आफ्टर द एग्जेक्टिव समरी। अच्छा, एक ड्राफ्ट कंट्रैक्ट जो है, कंट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप, वो उसके बाद में होगा एग्जेक्टिव समरी के बाद। ड्राफ्ट एग्जेक्ट, ये तीसरा पॉइंट है, ये भी आप देख सकते हैं। सच एन अर्ली प्रेजेंटेशन, डिडक्टिव गिव्स एन इमीडिएट ओवरव्यू इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ड्राफ्ट कंट्रैक्ट वैसे ज़रूरी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। वो कहता है इसको भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो कहता है, लेकिन लिख सकते हैं। तो वो लिखेंगे आप एग्जेक्टिव समरी यानी एब्स्ट्रैक्ट के बाद ही। सच एन अर्ली प्रेजेंटेशन गिव्स एन इमीडिएट रिव्यू, आप ये कह लें कि पहले ही प्रेजेंटेशन दे देना, इसको प्रेजेंटेशन देना कहते हैं। या इसको डिडक्टिव भी कहा, डिडक्टिव कहते हैं पूरे का पूरा मोटर ही दिखा देना, उसके ऊपर बात करना। तो गिव्स एन इमीडिएट रिव्यू, ये जल्द ओवरव्यू दे देता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होती है। तो ड्राफ्ट कंट्रैक्ट आप लोग देख सकते हैं, वो आप उसके बाद देंगे। एक्चुअल इसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है, प्रेजेंटेशन देना है आपने उसके ऊपर। टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, कंटेंट्स क्या होते हैं? शाबाश, कंटेंट्स क्या होते हैं? बुक कंटेंट्स, या हम लोग ये भी देखते हैं, कंटेंट्स को देख लें, हम लोग जल्दी फलां जगह पे पहुंच जाएंगे। कंटेंट्स क्या होते हैं? शाबाश। हम्म। टॉपिक के रिलेटेड क्या हम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल कंटेंट्स का टेबल देना। ब्रीफ प्रपोजल्स यूजुअली डू नॉट रिक्वायर अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ब्रीफ प्रपोजल कहते हैं छोटे प्रपोजल में आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स दें। टेबल ऑफ कंटेंट्स लंबे प्रपोजल के लिए होते हैं कि पता नहीं कौन सा पेज कहाँ आता है, और मेन मेन पॉइंट्स की आप लोग सुर्खियाँ बना लेते हैं। मेन पॉइंट्स की सुर्खियों को एक्चुअली हम कहते हैं। लॉन्ग प्रपोजल्स डू रिक्वायर वन एज वेल एज अ लिस्ट ऑफ टेबल्स। लंबे प्रपोजल जो होते हैं वो लाजमी उन्हें एक या उसके साथ साथ पूरी की पूरी लिस्ट, टेबल्स की लिस्ट चाहिए होती है, फिगर्स और इलस्ट्रेशन चाहिए होते हैं। तो जो लंबे प्रपोजल हैं उनको ये टेबल, जो टेबल है पूरे का पूरा बना हुआ है, कौन कौन से मेन कंटेंट्स हैं। तो जो ताकि जो है पढ़ने वाला पहले एब्स्ट्रैक्ट देखे,
तो ड्राफ्ट कंट्रैक्ट देखे, तो उसके बाद वो कंटेंट्स में चला जाए और अपनी मर्जी का कोई टॉपिक निकालना है या उसकी तरतीब देखे कि पहले इसने क्या लिखा है और क्या लिखा है, कंटेंट्स तक जाएगा और पूरे के पूरे थीसिस को समझ जाएगा। तो यू कैन डू सच अ वे, और इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट हमने देखा, तो वो, अच्छा वो कहता है कि प्रपोजल वन एज वेल एज अ लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स की अलावा उसमें फिगर भी होते हैं, इलस्ट्रेशन से उसकी जो है मिसालें भी होती हैं साथ साथ। ये आप कंटेंट्स में दे सकते हैं, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रपोजल और थीसिस। कंटेंट से जैसा कि हम पूरी की पूरी थीसिस को समझ जाते हैं, या हमारे रिलेटेड जो है एक मेन टॉपिक होता है उसको वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसको देख सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप अभी तक मुझे दोहरा दें कि कौन कौन से हमने पढ़े हैं, ताकि ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होते जाएं। पहला क्या था? हाँ बच्चे बताएं, पहला क्या था? टाइटल पेज था, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा आप कंटेंट का लगा लें या उसमें ड्राफ्ट कंट्रैक्ट भी लगा सकते हैं जिसमें आपने प्रेजेंटेशन देनी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट भी तो एक प्रेजेंटेशन देना ही होता है। तो वो कहता है कि रखना है तो रख लें, ये चार जो है ना, आपने कोई भी प्रपोजल लिखना है तो ये चार चीजें आप लोग लिखेंगे शुरू के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें प्रपोजल के अंदर इंट्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं। आप इंट्रोडक्शन में वो एक्चुअल वो टाइटल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं पर्टिकुलरली। द पर्पस, do not take for granted that the reader of your proposal will be the same person who sent you a request for proposal। अच्छा, वो ये कहता है चीज़ें ज़हन में रखें, आम ना समझें कि जो रीडर ऑफ योर प्रपोजल का है, आपके प्रपोजल का जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, विल बी द सेम पर्सन, कि वो वही बंदा होगा हु सेंट यू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसने आपको प्रपोजल लिखने की रिक्वेस्ट की है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर तो जिसने रिक्वेस्ट की है उसको आप प्रपोजल लिख के भेज रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट इज़ द टाइटल, क्योंकि एक्चुअली टाइटल वो दे बंदा ही आपको सजेस्ट करवा चुका होता है, उसको सारी समझ बूझ होती है। लेकिन आप समझें कि वो बंदा नहीं है जिसको आपने जो रीडर है आपका, जो प्रपोजल बंदा पढ़ रहा है, तो वो वही बंदा है, पता नहीं कौन आ गया आपका प्रपोजल वहाँ। यूनिवर्सिटी में कोई भी बंदा आएगा वो पढ़ेगा, तो फिर वो ज़रूरी है कि आप वहाँ इंट्रोडक्शन आपका हुआ हो उस टाइटल के ऊपर, तो वही बंदा हो तो फिर मेरे को उसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल क्या टाइटल था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जान चुका होता है। बट लेकिन वो बंदा नहीं है जिसने आपको रिक्वेस्ट की है प्रपोजल की, तो फिर उसके लिए फिर थ्रू इंट्रोडक्शन, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, यू शुड गिव योर इंफॉर्मेशन, ये क्या है, टाइटल क्या है, उसकी वजाहत, और साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट के क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से होंगी, वो बताना ज़रूरी होता है। अच्छा, स्टाफ मेंबर्स ऑफन गिव द प्रपोजल एन इनिशियल रीडिंग, actually doing some screening before sending the proposal along।
स्टाफ मेंबर्स ऑफन गिव द प्रपोजल। स्टाफ के मेंबर अक्सर प्रपोजल देते हैं। इनिशियल रीडिंग, प्रपोजल देते हैं और उसमें इनिशियल रीडिंग होती है। एक्चुअली डूइंग सम स्क्रीनिंग बिफोर सेंडिंग प्रपोजल अलोंग। तो अक्सर औकात वो स्क्रीनिंग एक्चुअल वो देनी होती है प्रपोजल के साथ साथ उसका ओवरव्यू। विच इज वाई यू शुड राइट द इंट्रोडक्शन एज इफ यू वर अप्रोचिंग नॉन स्पेशलिस्ट। विच इज वाई यू शुड राइट द इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए वो कहता है कि फिर क्यों इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। तो वो ऐसे ही है कि जैसा कि आप लोग किसी नॉन स्पेशलिस्ट को प्रपोजल लिख रहे हैं, तो उसको फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन देंगे उस टाइटल का। योर पर्पज इज ऑफन स्टेटेड इन इनिशिएटिव फॉर्म एज फॉर एग्जाम्पल। आपका मकसद अक्सर जो है वो बयान किया जाता है कि आपने इनिशियल फॉर्म देनी होती है कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे, इसका पीछे क्या बैकग्राउंड था। तो इनिशिएटिव फॉर्म एक्चुअल इसकी देनी होती हैं। इसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो वो क्या है, इसको ये क्यों है, कैसे था, क्या है, तो वो ज़रूरी होता है कि आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्या कहा है इसने इस फिक्रे के अंदर। स्टाफ मेंबर ऑफन गिव द प्रपोजल एन इनिशियल रीडिंग। वो प्रपोजल देते हैं, एक्चुअली वो इनिशियल रीडिंग उसमें दी होती है। एक्चुअली डूइंग सम स्क्रीनिंग बिफोर द सेंडिंग द प्रपोजल अलोंग। प्रपोजल के साथ वो उसकी स्क्रीनिंग शुरू वाली ही देनी होती है। या क्यों आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो ऐसे ही है कि जैसे कि आपने किसी को नॉन स्पेशलिस्ट को दिया। योर प्रपोजल इज ऑफन स्टेटेड इन द इनिशियल फॉर्म। तो आपका जो पर्पस है वो यही है कि पहले आप थोड़ी सी इनिशियल फॉर्म देंगे। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन दी भी हुई है, आप लोग खैर उसको देख लेंगे। तो बरकैफ टाइटल की इनके बारे में उसकी इनिशियल फॉर्म कि कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, कि तो वो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को बताना होता है। तो ये चौथा पॉइंट्स था जो प्रपोजल राइटिंग के लिए हमने इसको याद करना है कि हम चौथे नंबर पे उस इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये चार चीज़ें, पांच चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्रपोजल के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो फ्रॉम यू हु नाउ टेल मी समथिंग अबाउट the what are the five contents required to write the proposal। कौन सी पांच चीज़ें हैं, शाबाश। ये मरियम के अलावा कौन बताएगा भाई। शाबाश, पांच चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो हम प्रपोजल के लिए लिखने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से पांच कंटेंट्स हैं। चलो आप बता दें मरियम, फिर ठीक है। तो ये बाकी पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं प्रपोजल लिखने के लिए। हाँ, टाइटल होता है, उसके अंदर भी आपको बता देंगे। हम्म। एग्जैक्ट, शाबाश, इसको एब्स्ट्रैक्ट या एग्जेक्टिव समरी कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। शाबाश। एक इंट्रोडक्शन आप अपने टाइटल का इंट्रोडक्शन, हाँ जी, जिसमें आप एक कॉमन सी फॉर्म और इनिशियल स्टेप्स कैसे लिया, क्यों लिया, इस टाइटल से मतलब का आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये पांच चीज़ें मैंने कल फिर मज़ीद पूछनी हैं। तो बाकी हम जो हैं चीज़ें कल मज़ीद पढ़ेंगे। तो
आज के लिए फिर खैर इतना ही काफ़ी है। ठीक है। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सच अ टॉपिक यू कैन आस्क। जी, some complexity, some problems you are not able to understand, and then you can ask. हाँ मरियम, कोई प्रॉब्लम है इन 4-5 टॉपिक्स के बारे में? हेलो। हेलो। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाकी कंटेंट्स कल पढ़ेंगे, और उसके अंदर और कौन से कंटेंट्स हैं, और उनको आप लोग भी देख के आइएगा, ठीक है। मैंने वो आपको, हाँ, नोट्स दे दिए हैं, उनको पढ़ के आइएगा, मजीद हम कल डिस्कस करेंगे उनके। ठीक हो। अल्लाह हाफ़िज़।